कि 12 बजे से ऐसे है। बच्चे आए कैसे हुए, मां कौन है, और फिर पुलिस ने क्या किया, एक तहकीकाती रिपोर्ट, आंखें खोल देने वाला वाकया। मामला सिर्फ मियां बीवी का या फिर अगवाकारों का भी। 10 लाख का तावान किसने मांगा, एक एक तफसील आपके सामने होगी, वीडियो पूरी देखिए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से और इस बात के शुक्र से कि ये बच्चे मिल गए। लेकिन कैसे मिले, एक एक कहानी का पहलू जो आपको हिलाकर रख देगा। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे किस मां के हैं। कि 12 बजे से मिसिंग है। ये फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं उसकी मां के। उसकी मां इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है, जिंदगी की हर सहूलत मौजूद है, और अगर आप रक्स करते हुए इस खातून को देखें तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि ये वही मां है कि जिसके बच्चे लापता हैं। और इसकी बेबसी कहिए या फिर इसका काम या फिर इसकी मजबूरी, लेकिन ये औरत दुबई से, जो कि सिर्फ कराची से 1.5 घंटे के फासले पर है, कि अगर आप जहाज पकड़े और दुबई से आप 1.5 घंटे में आ सकते हैं, 3 दिन गुजरने के बावजूद भी इसकी मां नहीं आई। दर हकीकत यह खातून, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, यह खातून की अपने शौहर, जो इसका साबिक शौहर है, उसके साथ शादी सन 2010 में हुई थी और जिंदगी गुजारने का इसका अपना ही अंदाज था। शादी ऐसी औरत की आमतौर पर 5 साल से ज्यादा नहीं चलती, और 5 साल भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और इस 5 साल की शादी में उसके 2 बच्चे होते हैं, इसे अपनी जिंदगी गुजारनी होती है, जो जिंदगी आपको नजर आ रही है इस वीडियो में, और वो फिर दुबई चली जाती है। बच्चे यहाँ पर नानी और खाला और मामुओं के पास रहते हैं। ये हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। मुझ तक ये खबर किस तरीके से पहुंची और कैसे पहुंची, ये बात है गुज़िश्ता दिन यानी कि 13 मार्च की सुबह 6 बजे मैं सहरी के लिए उठा। उस वक्त मुझे एक मोबाइल पर कॉल आई, और वो कॉल हमारे एक दोस्त की थी। उसने कहा इस स्टोरी पर काम करें और इन बच्चों की बाजियाबी के लिए कोई मदद की जाए। मैंने इस हवाले से राब्ता करने की कोशिश करने से पहले जरा सा ये देखने की कोशिश की कि ये इतला आई कहां से। ये इतला आई थी इसकी मां के फेसबुक मैसेज से। मैंने इसकी मां का प्रोफाइल देखा तो मैं ये समझ गया कि ये मामला इतना आसान नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और भी किरदार होंगे, क्योंकि जिस तरह की वीडियो इसकी मां ने अपने प्रोफाइल पर रखी हुई थी उससे मुझे उसमें कुछ शुकूक शुबहात थे। लेकिन खैर, कहानी खुलती किस तरीके से और बताया ये जाता है कि आखिर ये बच्चे, अगला सवाल, ये बच्चे गायब कैसे हुए। मां का ये बयान आता है कि जनाब ये बच्चे उस वक्त गायब हुए जब रात को 12 बजे बर्गर लेने गए थे। ही सवाल, पहला सवाल उठता है कि रात को 12 बजे बर्गर लेने कौन अपने बच्चों को भेजता है। तब तक ये बात किसी को नहीं मालूम होती कि उसकी मां दुबई के अंदर मौजूद है। बच्चे गायब हो गए, 12 बजे का वक्त, और वो चले जाते हैं। अब होता क्या है, इस खबर के बाद पूरे सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी के साथ वायरल होती है। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या पाकिस्तान का मीडिया, उन सब जगहों पर यह खबर तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाती है कि आखिर ये गए कहां और ये हुआ क्या। तस्वीर का दूसरा रुख देते हैं। दूसरी तरफ हो ये रहा था कि ये बच्चे बर्गर लेने वहां से निकलकर 5 स्टार चौरंगी की तरफ आ जाते हैं, और 5 स्टार चौरंगी पर ये एक गाड़ी से लिफ्ट मांगते हैं कि इन्हें एडी सेंटर छोड़ दिया जाए। वहां पर एक मियां बीवी मौजूद होते हैं। ये मियां बीवी कहते हैं कि तुम्हें एडी सेंटर क्यों जाना है। तो वहां वो बच्चे अपनी तफसीलात बताते हैं कि किस तरीके से जालिम नानी और
सबसे बड़ी जालिम उसकी खाला ने उनकी जिंदगी किस तरह अजीरम की हुई है। एक तरफ माँ दुबई के अंदर ये जिंदगी गुजार रही है और दूसरी तरफ इन्हें बच्चों को स्कूल तक जाने की इजाजत नहीं होती। गुज़िश्ता 4 सालों से ये बच्चे स्कूल नहीं गए होते। कहानी वो जब मियाँ बीवी सुनते हैं तो उनके दिल में दर्द उठता है। वो कहते हैं कि बच्चे शायद गुस्से में हैं। ऐसा करते हैं कि बच्चों को पहले घर ले जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह इनके घर वालों से राब्ता कर कर इनसे बात करते हैं। यहाँ वो उसको अपने घर लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ कहानी में क्या हो रहा होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पुलिस, रेंजर्स और सब लोग एक्टिव हो चुके होते हैं। सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चल रही होती है। कहां पर ये अफवाहें भी गर्दिश करना शुरू कर देती हैं कि बच्चों के अगवा होने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब बच्चे अगवा किए जा रहे हैं। एक तरफ यहां पर पाकिस्तान की पुलिस, रेंजर्स और मीडिया सरगर्म, दूसरी तरफ उसके घर वाले परेशान और तीसरी तरफ अब वो बच्चे वहां पर उन्हें खाना खिलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप आराम कर लें। इसी दौरान जब अगले दिन सुबह इनकी ये मियाँ बीवी उठते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है और ये कहा जा रहा है कि इन्हें अगवा कर लिया गया है। मियाँ बीवी घबरा जाते हैं। यहीं पर चौथी कहानी की सामने आती है और इनका बाप और इनका दादा सामने आता है। जब उन्हें ये कहानी सामने आती है कि उनके बच्चे गायब हो गए तो ये बात समझ में आती है कि गुज़िश्ता 2 सालों से उनके उनके बाप से बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब दिन का वक्त होता है, सुबह 10 बजे तक ये सारी बात चारों पहलू सामने आ जाते हैं। एक तरफ सोशल मीडिया और पुलिस और रेंजर्स सरगर्म, दूसरी तरफ उनके घर वाले और उनकी माँ, तीसरी तरफ वो बच्चे और वो मियाँ बीवी और चौथी तरफ होती है कहानी ये कि बाप परेशान। अब कहानी में मोड़ आता है और एन उसी वक्त उसकी एक खाला ये बात का इंकशाफ क्या करती है, वो इस बात का इंकशाफ करती है कि उसे एक मैसेज मिला है जिसमें 10 लाख का तामान तलब किया गया है। कहानी में ये साबित करने लगता है कि बच्चे अगवा हुए हैं। अब रेंजर्स, पुलिस सब सरगर्म हो जाती है और उस मैसेज का खोज लगाने लगती है। लेकिन अजीब किस्म का मैसेज था। इस मैसेज में आमतौर पर जब अगवा करने वाले किसी को अगवा करते हैं तो वो सिर्फ ये मैसेज भेजने से पहले बच्चों की तस्वीर भेजते हैं ताकि सामने वाले को यकीन हो जाए कि बच्चे अगवा हुए। इसमें सिर्फ एक मैसेज था लेकिन सब लोग सरगर्म हो चुके थे और हमें शक था कि ये सिर्फ मैसेज क्यों भेजा गया। अब कहानी का अगला सिलसिला शुरू होता है और अब सबकी निगाहें उन बच्चों पर होती हैं। अब मियाँ बीवी वहां पर परेशान होते हैं। वो उन बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, हम तो तुम्हारे लिए नेकी करने के लिए आए थे, लेकिन अब मसला ये हो चुका है कि अगर हम सामने आए तो हमारे लिए मसला हो जाएगा और इस मसले की बुनियाद पर हमारे लिए अजाब हो जाएगा कि हमें अगवाकार समझा जाएगा, यानी नेकी कर और दरिया में डालने वाली बात हो जाएगी। अब क्या किया जाए? वहीं पर सुलह मशवरा होता है और कहा जाता है कि बच्चों को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए कि जहां से उनके घर वाले आराम से उनसे राब्ता कर सके। मगर उनके घर वालों तक ये पैगाम किस तरह पहुंचाया जाए, ये बड़ा सवाल होता है। सोच विचार के बाद ये बताया जाता है कि उसकी माँ का प्रोफाइल बताया जाए। उसके बच्चे उसकी माँ का प्रोफाइल बताते हैं, उसे फेसबुक पे तलाश किया जाता है और उस फेसबुक पर सारी सूरत हाल उसकी माँ की सामने आ जाती है, वही सूरत हाल जो हमने रात को निकाली होती है। वो मियाँ बीवी फेसबुक पर एक इनडायरेक्ट जरिए के जरिए एक राब्ता करते हैं और उस खातून को ये मैसेज करते हैं कि जनाब आपके बच्चे महफूज हैं। और कुछ देर के बाद ये मियाँ बीवी के दरमियान ये फैसला होता है कि अब बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए। दूसरी तरफ उनके घर वालों को मैसेज मिलते ही कि मैसेज बच्चे महफूज है, ये बात सामने लाई जाती है कि अगवाकार ये कह रहे हैं कि जनाब बच्चे उनके पास है। यानी कहानी में ट्विस्ट
ہمدردی پیدا کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. اصل کہانی کسی کو نہیں معلوم ہوتی. اب وہ میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ایک نارتھ ناظم آباد میں ان کے گھر کے قریب ایک شاپنگ مال میں چھوڑ دیا جائے اور یہ میسج انہیں کر دیا جائے. جیسے ہی وہ لوگ اس شاپنگ مال میں چھوڑتے ہیں، اس چھوڑ کر جب وہ نکلنے لگتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے ایک میسج ان کے گھر والوں کو کیا جاتا ہے کہ بچے اس شاپنگ مال میں ہیں. بچوں کو وہ میاں بیوی خاص طور پر تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس یہاں سے نہیں جانا جب تک کہ آپ کے ماں باپ یا کوئی نہ آ جائے. آدھے گھنٹے کے بعد یہ بات سب جگہ پھیل جاتی ہے اور پھر باقاعدہ اس کے گھر والے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے کرتے ہیں بلکہ پولیس کا بھی رابطہ ہوتا ہے، رینجرز کا بھی رابطہ ہوتا ہے اور سب لوگ اس شاپنگ مال میں پہنچتے ہیں. اب کہانی میں یہاں پر بڑا ہی جذباتی منظر سامنے آتا ہے. ماموں ان بچوں کو گلے لگاتا ہے اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ بچے کہاں جائیں گے. اب وہاں پر پولیس انٹر ہوتی ہے اور پولیس انہیں ایس پی آفس میں لے کر جاتی ہے جہاں میڈیا کا ایک رش پہنچ جاتا ہے. پولیس کے اور بچوں کے پہنچتے ہی وہاں میڈیا کا رش پہنچا ہوا ہوتا ہے. اب کہانی میں یہاں سے ایک نیا ٹرن آتا ہے. بچوں سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جناب رینجرز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بچوں کو اغواکاروں سے بازیاب کروا لیا گیا. دوسری طرف جیسے ہی کیمرے پہنچتے ہیں اور بچوں کا انٹرویو لیا جاتا ہے تو بچے ایک نئی کہانی سناتے ہیں جو ساری چیزوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. اب جہاں سے کہانی کا نیا ٹوسٹ شروع ہوتا ہے. بچے کہتے ہیں کہ ہمیں اغوا نہیں کیا گیا تھا بلکہ ہم اپنی مرضی سے گئے تھے. وہاں پر موجود تمام لوگ چونک جاتے ہیں کیونکہ گزشتہ 18 گھنٹوں سے یہ بات گھوم رہی تھی کہ جناب انہیں تو اغوا کیا گیا ہے. جب اغوا نہیں کیا گیا اور بچے کہتے ہیں ہمیں اغوا نہیں کیا گیا، ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں گئے. یہاں پر کہانی کھلنا شروع ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کے درمیان 2015 میں طلاق ہو چکی تھی. یہ بچے سن 2010 میں ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی اور یہ بچے بتاتے ہیں کہ در حقیقت ان کی نانی اور ان کی خالہ ان پر ظلم کرتی ہے. اب ظلم کرتی ہے تو پھر یہ چھوڑ کر کہاں گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے تنگ آ گئے تھے، ہماری ماں دبئی سے آنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ہمیں اپنے باپ کا کوئی اس طرح کا اتا پتہ معلوم نہیں ہے، نہ ہمارے پاس موبائل فون موجود ہے، تو ہم نے اس لیے اب گھر سے جا کر ایری سینٹر میں اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. پولیس اب شش و پنج میں ایک طرف اغوا کار کا میسج بھی آیا ہوا تھا، دوسری طرف یہ بات کہ بچے تو کہہ رہے کہ ہم اپنی مرضی سے گئے تھے. اب اصل کہانی بتائیں گے وہ میاں بیوی. لیکن وہ میاں بیوی کے بارے میں وہ بچے کچھ بھی بتانے سے گریز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ہمارے محسن تھے، مگر اس کے گھر والے اس بات پر فورس کرتے ہیں. اب این اسی موقع پر جب یہ سارا ماحول چل رہا ہوتا ہے، میڈیا موجود ہوتا ہے، لوگ موجود ہوتے ہیں، این اسی وقت اسی لمحے اس کی وہ خطرناک ظالم خالہ کی انٹری. تھانے کے اندر سب کی موجودگی میں خالہ آ کر شور مچا دیتی ہے کہ بند کرو یہ ڈرامہ. اور جیسے یہ کہتی ہے بند کرو یہ ڈرامہ تو سب کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ خالہ واقعی میں ظالم ہے. اس ماحول کو دیکھتے ہوئے فوراً خالہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور پھر اس کی ماں دبئی میں بیٹھی ہوئی آنے کی کوشش کرنے کی بجائے یہ پیغام بھیجتی ہے کہ میڈیا اس سارے معاملے کو خراب کر رہا ہے، جبکہ اب اس کا ڈرامہ ختم ہو چکا تھا. ظلم اور عیاشی، ایک طرف عیاشی چل رہی تھی، دوسری طرف ظلم چل رہا تھا. اس کے درمیان میں مظلوم بننے کی کہانی کا ڈھونگ ختم ہونے لگتا ہے. یہ تفصیلات سنتے ہی چوتھا کردار یعنی کہ اس کے باپ اور اس کا دادا وہاں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن اب یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ ان کے حوالے کرنا ممکن نہیں رہتا. بچوں سے پوچھا جاتا ہے. بچے کہتے ہیں ہمیں ہماری دوسری خالہ جس کا نام سونیا بتایا جاتا ہے، جس کا اصل نام فرین تھا، اس کے پاس بھیج دیا جائے.
मशवरा होता है, बहुत सुलह मशवरे होते हैं पुलिस, रेंजर सबके दरमियान, और फिर उन बच्चों को उसके हवाले कर दिया जाता है, यानी कि उसकी अगली खाला के हवाले। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी में अगला टर्न आता है, और अगला टर्न उससे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सुबह अदालत में इस मुकदमे की पेशी होती है। मुकदमा क्योंकि उसकी मां के कहने पर और उसकी उस जालिम खाला के कहने पर दर्ज हुआ होता है, और मुकदमा दर्ज हुआ होता है अगवा बराए तावान। जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अदालत में यह मुकदमा जाता है तो वहां पर एक रश लगा होता है। पहले से मीडिया मौजूद, लोग मौजूद, सियासी जमातों के रहनुमा मुख्तलिफ मौजूद, रेंजर्स के एहलकार मौजूद, माँ तो नहीं अलबत्ता बाप के घर वाले मौजूद, और फिर दूसरी तरफ उसके मामू भी मौजूद। मुकदमा चलना शुरू होता है। बाप कहता है कि मेरे हवाले किया जाए। अदालत उसी वक्त मना कर देती है कि नहीं, इसके हवाले नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मुकदमा कस्टडी का नहीं है, बल्कि मुकदमा तो अगवा का है। तो अगर कस्टडी बाप चाहता है तो उसके लिए उसको मुकदमा करना पड़ेगा। याद रहे कि बाप ने पहले ही अगली शादी कर चुका है, बाप एक और शादी कर चुका है। अब कहानी का टर्न क्या है? बच्चों की निगाह में बाप भी उतना फेवरेट नहीं, माँ भी उतनी फेवरेट नहीं, खाला फेवरेट है। पुलिस और फिर मुकदमा में ये जज साहब फैसला देते हैं कि बच्चों को उसकी दूसरी खाला यानी कि सोनिया यानी कि फहीम के हवाले किया जाए। लेकिन कहानी में यहां भी एक टर्न आ जाता है। अब जज साहब ये फैसला देते हैं कि ये बच्चे इस थाने की हुदूद से बाहर नहीं जा सकते, और फहीम मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, यानी कि वो खाला कि जिस पर बच्चे एतबार कर रहे हैं, उस खाला के हवाले करने के लिए कहा जाता है जज की तरफ से कि इसका नाम ECL में डाल दिया जाए, ये खातून घर से ये मुल्क छोड़कर ना जा सके। मामला ये होता है कि कहीं इन बच्चों को दुबई ट्रांसफर ना कर दिया जाए इसकी माँ के पास, इसलिए इन बच्चों को और इनकी माँ को दुबई यानी कि बाहर जाने की, इनकी खाला को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, और उनका नाम ECL में डाल दिया जाता है, यानी कि जिस खाला पर एतबार किया जा रहा है उसी का नाम ECL में डाल दिया जाता है। बात यहां पर अभी रुकती नहीं है। जज साहब ये भी फैसला करते हैं कि उनकी तालीम का भी बंदोबस्त किया जाए, जो कि 4 साल से बंद है, लेकिन उसकी तालीम के लिए वो किसी दूर के स्कूल में जा सकते हैं जो कि थाने की हुदूद में ना हो। कहानी क्या समझ में आई? कहानी बहुत आसान सी है। मसला यह है कि माँ बाप यानी मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले ताल्लुकात, खराब ताल्लुकात की बुनियाद पर बच्चों की जिंदगी खत्म। जहां बच्चों की जिंदगी खराब हुई, वहीं उस औरत की यानी कि जो उसकी माँ है, उसकी अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने के चक्कर में बच्चों की जिंदगी तबाह हुई। उसने हवाले कर दिया उन जालिम खाला और नानी के, जो यकीनी तौर पर माँ बाप का प्यार नहीं दे सकते। और फिर ये सब कुछ हुआ। और इस कहानी का 2 पहलू और है, 3 पहलू बल्कि और है। पहला पहलू जहां यह है, वहीं पर दूसरा पहलू यह है कि वो मियाँ बीवी के जिन्होंने एहसान किया, वो हमारे माशरे में इस कदर डर और खौफ की वजह से अब तक सामने नहीं आए कि कहीं उन पर कत्ल का, अगवा का इल्जाम न डाल दिया जाए। दर हकीकत जो शख्स नेकी करता है, यहां पर उसी के ही गर्दन पर पांव रख दिया जाता है। उन माँ बाप, उन मियाँ बीवी को सलाम करना चाहिए कि जिन्होंने कम से कम इतना एहसान तो किया कि अजनबी बच्चों को रखा और रखकर उनको हवाले करने का फैसला। तीसरा पहलू और अहम पहलू, इतलात की गलत पहुंच है। इतलात को गलत तरीके से पहुंचाना है, वो सब ने पहुंचाया, और हम उसे मजलूम किरदार समझकर उसकी मां को मजलूम किरदार समझते रहे। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तवक्को रखता हूं कि आपको इस कहानी के तमाम हकायक सामने आ चुके होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।